अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं नजरुल खान, एक बार फिर आप लोगों के सामने काफ़ी अरसे के बाद मैं आप लोगों के सामने वीडियो के माध्यम से आया हूं और आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि मुझे क्या बोलते हैं 47 दिनों तक छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के द्वारा गलत आरोप लगाकर जेल में रखा गया। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ही यही है कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि मैं इतने दिनों से कहाँ था। क्योंकि क्या होता है कि जैसे मैं कुछ दिनों के लिए गायब होता हूं तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि मैं कहाँ चले गया। और ये भी बताऊंगा मैं आप लोगों को कि मुझ पर मैं अंदर क्यों था, मुझे जेल में क्यों रखा गया था और किस तरीके की साजिश की गई थी मुझे जेल में रखने के लिए, और क्या चाहते थे ये कांग्रेसी, जो कांग्रेस सरकार, छत्तीसगढ़ की ये कांग्रेस सरकार, ये इन्होंने मुझे जेल में क्यों रखा। तो मैं आपको बता दूं कि पालक संघ के द्वारा कई सालों से, लगभग 2011 से शिक्षा माफियाओं के खिलाफ आंदोलन चलाए जा रहे हैं और पालकों को जागरूक किया जा रहा है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो बना हुआ है, उस अधिनियम के तहत पालकों को जानकारी दी जाती है ताकि कोई भी स्कूल पालकों को लूट ना सके, उनके साथ में अभद्र व्यवहार न कर सके, उनका शोषण न कर सके। और इसी कड़ी में 2011 से पालक संघ के द्वारा आंदोलन चलाया जा रहा था। उस वक्त छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार थी और बीजेपी सरकार, तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल जी के बंगले का कई मरतबा घिराव भी हुआ। स्वर्गीय श्री हेमचंद यादव जी के बंगले के सामने भी प्रदर्शन हुआ। कलेक्टर रायपुर, दुर्ग, भिलाई और क्या बोलते हैं राजनांदगांव, बिलासपुर, हर जगह के कलेक्ट्रेट में, कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन हुआ पालक संघ के द्वारा। सड़क पर प्रदर्शन हुआ, राजधानी में प्रदर्शन हुआ। लेकिन इतने प्रदर्शन के बावजूद तत्कालीन शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी थे और तत्कालीन सरकार जो थी, उस वक्त की सरकार, बीजेपी सरकार के खिलाफ इतने बात और इतने वीडियोस बनाने के बाद भी कभी भी उस सरकार ने, जो लोग ये कहते हैं कि बीजेपी जो है मुस्लिम विरोधी सरकार है, इस मुस्लिम नजरुल खान को, जो उस वक्त ना बीजेपी सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहा था, कभी भी कोई फॉल्स केस नहीं लगाया मुझ पर और ना ही कभी भी मेरे आंदोलन को रोकने का प्रयास किया, ना ही किसी भी तरीके से हम पालक संघ का आंदोलन कर रहे पालकों को प्रताड़ित किया गया, ना ही दबाव बनाने का प्रयास किया गया। लेकिन पता नहीं क्यों छत्तीसगढ़ की सरकार, जो छत्तीसगढ़ में जो इतने मुश्किलों के बाद कांग्रेस को यहाँ की जनता ने भरोसा कांग्रेस पर किया और उनके लोगों को सत्ता में बिठाया और सत्ता में आते ही साथ ये अपनी औकात भूल गए। ये भूल गए कि किस तरीके से ये भी सड़क पर प्रदर्शन करते थे, मेहनत करते थे, जनता के सामने गिड़गिड़ाते थे, जनता से हाथ पैर जोड़ते थे, जनता के हितों की, अधिकारों की बात करते थे और सत्ता में आते ही साथ वो जनता का शोषण शुरू कर दिए। इनके विधायक तो गुंडागर्दी करने लगे हैं खुलेआम भाई, कि जो व्यक्ति इनके विधायक के खिलाफ बात करेगा, मैं भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव की बात कर रहा हूँ, और छोड़िए देवेंद्र, बोले तो चाय से ज़्यादा केतली गर्म, तो विधायक देवेंद्र यादव तो ठीक है, वो गुंडागर्दी करवा रहे हैं तो क्या समझ में आता है कि चलो नया नया सत्ता मिला है और विधायक बने हैं, पावर मिला है, तो थोड़ी गुंडागर्दी तो वो करेंगे ही शायद। लेकिन वो भूल रहे हैं कि कल के दिन सत्ता से हटने के बाद उन्होंने जितने विरोधी पैदा किए हैं, अगर वो जब गुंडागर्दी करने पर उतारू होंगे और उनके साथ वही सुलूक करेंगे तो उस वक्त उसको कैसे वो झेलेंगे, ये उनको सोचना चाहिए। उसके अलावा मैंने अभी एक कहावत कही कि चाय से ज़्यादा केतली गर्म, तो उनसे ज़्यादा उनका भाई जो धर्मेंद्र यादव, वो अलग गुंडागर्दी कर रहे हैं भाई। वो देखते हैं कि जो व्यक्ति उनके साथ नहीं है उसको जेल भिजवा दो, उसको प्रताड़ित करो, मतलब उसको किसी भी तरीके से दबाव बनाओ। जो लोग ज़मीन का काम कर रहे हैं या जो लोग और बहुत तरीके से लगे हुए हैं कि अगर उनका सपोर्ट करते हैं तो ठीक है, नहीं सपोर्ट कर रहे हैं तो उनके खिलाफ में मुहिम चलाई जाती है, उनके रोजी रोटी पर भी क्या बोलते हैं हाथ मारा जा रहा है। तो मैं बता दूं कि मुझे जेल क्यों भेजा गया, क्योंकि इसी तरीके की तकलीफ शिक्षा माफियाओं, अभी कृष्णा पब्लिक स्कूल नेहरू नगर के जो उसके संचालक हैं, उन संचालकों पर माननीय रायपुर न्यायालय के द्वारा 376, 377 और ऐसी कई धाराओं में उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया था, जिसका पालक संघ ने जोर शोर से प्रचार किया कि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ में इतनी बड़ी बड़ी कार्रवाई हो, मतलब अपराध दर्ज हो रहे हैं लेकिन इनकी अरेस्टिंग नहीं हो रही है। और आपको मैं बता दूं कि आखिरी तक उनकी अरेस्टिंग नहीं की गई, उनको अरेस्ट नहीं किया गया और उन्होंने फिर 3-4 महीने के अंदर में
हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत ले ली। अब आप समझिए कि इनको इतना मौका क्यों दिया गया। तो निश्चित तौर पे पुलिस को कार्रवाई करने से रोका गया, पुलिस को उन्हें अरेस्ट करने के लिए रोका गया, तो रोकने वाला और कौन हो सकता है? सत्ता पक्ष। और जिस तरीके से मुझे अंदर किया गया तो क्लियर हो गया मामला कि इसमें पूरी तरीके से भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव और उनके भाई का हाथ है। क्योंकि जिस तरीके से पालक संघ के आंदोलन को रोकने का प्रयास किया जा रहा था, और जब मैंने आंदोलन रोकने से इनकार कर दिया और भी तरीके से इनके खिलाफ में आंदोलन में तेजी आई और लगातार तेजी आएगी भी, तो उन्होंने मुझ पर अपने इनके करीब 150-200 चमचों के द्वारा मुझे घेर कर मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया गया। और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होता है, 100 गीदड़ मिल के एक शेर को भौंक सकते हैं, काट सकते हैं, लेकिन इन गीदड़ों की औकात नहीं है कि ये अकेले अकेले उस शेर से लड़ सके, क्योंकि शेर इनको चीर फाड़ डालेगा। ठीक है। और नजरुल खान सिर्फ अपने खुदा से डरता है, सिर्फ अल्लाह से डरता है, और मैं गलत काम करने से डरता हूँ कि मैं इसलिए डरता हूँ कि मुझसे कोई ऐसा काम ना हो जाए कि किसी का दिल दुखे, किसी गरीब व्यक्ति को मेरे से कोई परेशानी हो। नहीं तो डरता मैं किसी के बाप से नहीं हूँ। और अगर इनको लगता है कि ये मुझे फर्जी तरीके से, वो भी शराब के केस में फंसाकर मुझे जेल भेज देंगे और मुझ पर रोक लगा लेंगे, मेरे आंदोलन को रोक लेंगे, तो ये इनकी गलतफहमी है। क्योंकि पालक संघ का आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक शिक्षा पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ में फ्री नहीं हो जाती, और जब तक हर स्कूल में जिस तरीके से 25% बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में फ्री में पढ़ाई उनकी करवाई जाती है, उनका पैसा सरकार वहन करती है, उस तरीके से जब तक 75% और जो बचे हैं उनकी भी शिक्षा का समस्त खर्चा राज्य शासन के द्वारा वहन नहीं किया जाता। क्योंकि जो 25% है उसका खर्चा तो केंद्र सरकार वहन करती है, और जो 75% जो है उसका पैसा भी उसका राज्य सरकार वहन नहीं करती है या केंद्र सरकार वहन नहीं करती। तब तक कि मेरे द्वारा ये आंदोलन जारी रहेगा। और पालक संघ की मांग है कि सरकार उसी की बने, और पालक संघ ये आंदोलन इसीलिए चला रहा है कि ताकि मैं लोगों को जागरूक कर सकूं। क्योंकि हमारे यहाँ लोग 4 साल 4.5 साल रोजगारी पे बात करते हैं, शिक्षा पे बात करते हैं, चिकित्सा पे बात करते हैं, और जैसे चुनाव नज़दीक आ जाता है तो फिर ये धर्म पे बात करते हैं, जाति पे बात करते हैं, अपनी पार्टी पे बात करते हैं, हमारे लोग हैं चुनाव लड़ रहे हैं अपने रिश्तेदारों पर बात करते हैं। लेकिन फिर ये सारे जो मुद्दे होते हैं, ये चुनाव जब खत्म हो जाता है उसके बाद फिर यही मुद्दे शुरू होते हैं, और हमारी समस्याएं वहीं की वहीं रहती हैं। अगर हम चाहें तो हमारे छत्तीसगढ़ की शिक्षा भी फ्री होगी, चिकित्सा भी फ्री होगी। क्योंकि हम सत्ता में अगर ऐसे लोगों को बिठाएं और एक बार के लिए भूल जाएं और ये सोच लें कि हमको सत्ता में ऐसे ही लोगों को लाना है जो भ्रष्ट ना हो, करप्ट ना हो, और जो शिक्षा और चिकित्सा को फ्री कराने की हिम्मत रखते हैं, ऐसे लोगों को सरकार में लाएंगे तो निश्चित तौर पर हमारे परिवार की चिकित्सा और हमारे बच्चों की शिक्षा पूरी तरीके से निःशुल्क होगी। चाहे हमारा बच्चा किसी भी स्कूल में पढ़े, हमारे परिवार का व्यक्ति किसी भी अस्पताल में इलाज कराए, उनकी शिक्षा और चिकित्सा पूरी तरीके से फ्री होगी। तो इस आंदोलन से पता नहीं विधायक देवेंद्र यादव को क्या तकलीफ थी कि मुझ पर गलत तरीके से, और आपको बता दूं कि मेरे पास पल्सर जैसी कोई गाड़ी नहीं है, कोई बाइक ही नहीं है। मैं पिछले 7-8 सालों से बाइक में चला ही नहीं हूं। तो मुझ पर पल्सर जैसी पता नहीं किसी की गाड़ी को इन्होंने जब्ती बनाया है, और उसमें 3 पेटी दिखाया है, जबकि शराब के साथ मेरी कोई फ़ोटो भी नहीं है कि शराब पकड़ा हुआ हूं मैं, और वो उसके साथ मेरी कोई भी फ़ोटो अगर प्रस्तुत कर लेंगे तो मैं न्यायालय में ये केस दर्ज करूंगा कि नजरुल खान चूंकि नशा बांट रहा था, शराब बांट रहा था, नजरुल खान को फांसी दी जाए। अगर ये मुझे कोई भी एक ऐसी फोटोग्राफ पब्लिक के सामने ला देते हैं जिसमें मेरी गाड़ी पर या मेरे पास शराब की कोई पेटी रखी हुई है, तो मुझ पर फॉल्स केस लगाया गया। और फॉल्स केस लगाने के लिए देवेंद्र यादव विधायक ने जितनी ताकत थी पूरी इस्तेमाल कर ली, क्योंकि टीआई सुपेला ने तो साफ तौर पे मना कर दिया था कि फॉल्स केस हम नहीं लगाएंगे। उसके बाद भी उसका देवेंद्र यादव का भाई धर्मेंद्र यादव, जैसे मैंने कहा था कि चाय से ज़्यादा केतली गर्म है, तो वो जो है थाने में बैठकर मुझ पर अपराध दर्ज करवाने तक वो थाने में मौजूद था वो व्यक्ति। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आज उनके पास सत्ता है तो वो सत्ता का इस तरीके से दुरुपयोग कर रहे हैं। और तो एक बात बता देता हूं कि सत्ता किसी के बाप की जागीर नहीं है। आज तुम्हारे पास है तो कल किसी और के पास होगी। और इतनी बुराइयां मत लो और इतने विरोधी मत पैदा करो कि कल के दिन तुमको हिसाब देना मुश्किल पड़ जाए। क्योंकि याद रखना कि तुमने जिन जिन को परेशान किया है, निश्चित तौर पे वो अपनी इन बातों को अपने दिमाग में ज़रूर रखेंगे। और एक चीज़ और कि मुझे जो अंदर किया गया
मुझे जो फॉल्स केस लगा के 47 दिनों तक जेल में रखा गया, और जब वकील के द्वारा मैं जमानत के लिए, मैं क्या बोलते हैं, मेरे वकील के द्वारा यहाँ कोर्ट में जमानत मतलब कोर्ट के लिए आवेदन किया गया, जमानत के लिए आवेदन किया गया कोर्ट में, तो देवेंद्र यादव के समर्थक दुर्ग न्यायालय में भी पहुंच गए और वहां पर भी मेरी जमानत को होने से रोका, ऑब्जेक्शन लगाया। क्योंकि हाई कोर्ट में इनका बस बिल्कुल भी नहीं चला, इसके वजह से हाई कोर्ट से मुझे जमानत दी गई। लेकिन मैं आपको एक बात कह सकता हूं कि मेरे जैसा व्यक्ति जो दूसरों पर आरोप लगाता है या दूसरों के खिलाफ लड़ता है, इस तरीके के काम बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और चूंकि ये निश्चित तौर पे घटिया काम है। आज जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में सरकार शराब बेच रही है, गंगा जल उठाकर कसम खाने वाली सरकार की, हम सत्ता में आते साथ सरकार मतलब छत्तीसगढ़ से शराब को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, शराबबंदी कर देंगे, वो सरकार गंगा जल उठाकर। और भाई गंगा जल की कितनी अहमियत है हिंदू धर्म में, ये हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग ही बता सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने हाथ में गंगा जल लेके कहा था कि हम सरकार छत्तीसगढ़ से शराब की भट्टियों को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, शराब पर पूरी तरीके से बंदी लगा देंगे, पाबंदी लगा देंगे, लेकिन गंगा जल उठाकर भी इन्होंने झूठ बोला। और बिल्कुल झूठ बोल सकते हैं, क्योंकि ये सरकार जो है किसानों से झूठ बोल सकती है। ये कहती है कि हमने किसानों का कर्ज माफ किया। आपको बता दूं, आंकड़े उठाकर देख लीजिए, आंकड़े उठाकर देखिए। भूपेश बघेल जी रोज झूठ बोल रहे हैं कि किसानों के जो छोटे छोटे किसान हैं, जो 70-80%, 90% जो छोटे किसान हैं छत्तीसगढ़ में, जिनके पास 1 एकड़, 2 एकड़, 2.5 एकड़, 3 एकड़ जमीन है, उनके 1000, 2000, 3000 रुपए भूपेश बघेल जी ने माफ कर दिए। और जो बड़े बड़े इनके चाहने वाले लोग हैं, इनके दोस्त यार हैं, इनके खास लोग हैं, जिनके पास 100-100, 200 एकड़ जमीन है, उन्होंने उनके 1-1 करोड़ तक के कर्जे माफ किए गए। ये तो किसानों के कर्जे की बात हो गई। इसको भी मैं आंकड़ों के साथ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और दस्तावेजिक प्रमाण भी आपको दूंगा बहुत जल्द। और ये फिर से मुझे जेल भेज दे, वरना मैं दस्तावेजिक प्रमाण दूंगा और गांव के किसानों को बताऊंगा कि किस तरीके से भूपेश सरकार ने आपके साथ धोखा किया, और भूपेश सरकार किस तरीके से अपने भिलाई नगर विधायक के माध्यम से भिलाई में गुंडागर्दी करवा रही है, लोगों पे दबाव बनवा रही है, और जो लोग उनके मार्फत नहीं चल रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं, उनके ऊपर में फर्जी केस लगाकर उनको जेल भेज रही है। और ये सोचते हैं कि जेल भेजकर नजरुल खान जैसे लोगों को रोक लेंगे, तो ये इनकी गलतफहमी है, ये बिल्कुल मुझे नहीं रोक सकते। और दूसरी चीज, भूपेश सरकार एक और बहुत धड़ल्ले से झूठ बोल रहे हैं कि हम किसानों को 2500 रुपए जो है धान का समर्थन मूल्य दे रहे हैं। अब उसके पीछे का भी एक बता देता हूं मैं आपको एक सच्चाई, कि धान जो होता है वो 1 एकड़ में करीब 24-25 कुंटल धान होता है, और सरकार केवल 15-16 कुंटल धान लेती है, बाकी धान नहीं लेती 2500 के समर्थन मूल्य में। और उस 2500 रुपए के समर्थन मूल्य में 1950 रुपए केंद्र देती है, और जो 550 रुपए छत्तीसगढ़ सरकार देती है उसको 4 से 5 किस्तों में देती है। तो अब सोचिए छोटे किसानों का वो पैसा टुकड़ों में कैसे आता है। और आपको पता होना चाहिए, मेहनत कश मजदूर है किसान है, जब इनके पास पैसा आता है तो ये तुरंत शराब भट्टी में भागते हैं। तो इस तरीके से शराब भट्टी का धंधा बढ़ाने के लिए भूपेश सरकार ने ये जो खुद 550 रुपए दे रही है, मात्र समर्थन मूल्य में 550 रुपए छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार दे रही है किसानों को, बाकी 1950 रुपए जो है वो केंद्र सरकार से आता है, और उस 550 रुपए को भी 5 टुकड़ों में दे रही है। तो इस तरीके से ये कांग्रेस की तेजी सरकार है। उसके अलावा नरवा घुरवा में जो घोटाले हुए हैं उसके भी दस्तावेजिक प्रमाण गांव गांव बांटे जाएंगे। साथ ही साथ ये जो गौठान है, गौठान में, और ये जो गोबर बेचने के लिए और क्या बोलते हैं गोबर से रोजगार के लिए जो गांव के मासूम भोले भाले छत्तीसगढ़ियों को प्रेरित किया गया ताकि ये अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर गाय का गोबर चुने, गोबर बेचें और रोजगार इकट्ठा करें, इसका भी खुलासा किया जाएगा। साथ ही साथ मुझे जेल में भेजकर इन्होंने सबसे पहले क्या किया, फीस वसूली के लिए समस्त शिक्षा माफियाओं को कह दिया कि नजरुल खान जेल चले गया है, अब स्कूलों से अभी फटाफट पालकों से फीस वसूल डालो। और उसके बाद भी जब पालक फीस देने के लिए तैयार नहीं हुए तो इन्होंने क्या बोलते हैं जिला प्रशासन से घोषणा करवा दी दबाव बनाकर कि ऑनलाइन भले शिक्षा ले रहे हैं बच्चे, लेकिन उनकी जो परीक्षा होगी वो ऑफलाइन होगी। तो निश्चित तौर पे ये किस तरीके का षड्यंत्र रचा जा रहा है पालकों के लिए और उनके बच्चों के लिए उनसे फीस वसूली के लिए, जबकि पालक संघ ने हमेशा ये कहा है कि चूंकि शिक्षा माफिया जो है ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं उसके बदले में केवल उतना ही फीस वसूलें जितने में शिक्षकों का वेतन दिया जा सके। उसके बाद भी पूरी फीस वसूली गई है उनसे और वसूली जा रही है। ये जो क्या बोलते हैं देवेंद्र यादव जो भिलाई नगर का विधायक है,
जो महापौर था ये छात्रों के दम पे चुना गया महापौर और विधायक है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद इसने छात्र हित में कोई भी काम नहीं किया है। इसने शिक्षा माफियाओं के खिलाफ एक आवाज़ तक नहीं उठाई, ना कॉलेज के छात्रों के लिए और ना स्कूल के छात्रों के लिए। ना डेंगू जब फैला था, ये महापौर था, तो डेंगू के समय भी ना इसने किसी तरीके से कोई इलाज की व्यवस्था की, और अभी जब कोरोना फैला हुआ है तो कोरोना काल में भी इसने किसी भी तरीके से अपने सत्ता का, अपने पद का क्या बोलते हैं इस्तेमाल करते हुए किसी भी व्यक्ति के लिए इलाज में कोई मदद नहीं की। तो ठीक है, गलती होती है, हम लोगों ने भी गलत व्यक्ति को चुना है। तो 1.5 साल बाद लगभग इस प्रदेश में आचार संहिता लगेगी, फिर से चुनाव होगा और हम इंतजार कर रहे हैं और पूरी ताकत लगा देंगे कि किसान विरोधी, पालक विरोधी इस सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकें। और ये जो छत्तीसगढ़िया हितैषी सरकार है, तो इस छत्तीसगढ़िया हितैषी सरकार से ये पूछा जाएगा कि कितने छत्तीसगढ़ियों को रोजगार दिया, कितने छत्तीसगढ़ियों की शिक्षा को फ्री करवाया गया, प्राइवेट स्कूल में सरकार के पैसे से कितने छत्तीसगढ़िया शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, सरकार प्राइवेट अस्पतालों में सरकार के पैसे से कितने छत्तीसगढ़िया इलाज करवा रहे हैं, इन सबको बिल्कुल पूछा जाएगा और ये आंदोलन जारी रहेगा। अंत में समस्त पालकों से मैं अपील करता हूं कि कोई भी पालक स्कूल को फीस अभी बिल्कुल भी मत दें, और दे दिए हैं तो अपने बच्चों को बिल्कुल ऑनलाइन ही एग्जाम देने के लिए तैयार रहें। याद रखना, क्योंकि कोरोना अभी तक, इनके कहे अनुसार कोरोना अभी तक खत्म नहीं हुआ है। और आपको एक बात बता दूं कि माननीय न्यायालय, हाई कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा एक आदेश जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि कोविड के समय भी कोई स्कूल फीस नहीं जमा करता है, तो जो पालक, जिन के स्कूलों में फीस बढ़ाई गई है पिछले साल और इस साल में, वो समस्त पालक जो हैं मुझसे कांटेक्ट करें और इसके मामले में कलेक्टर को एक ज्ञापन अवश्य दें, ताकि कलेक्टर को माननीय उच्च न्यायालय में पार्टी बनाया जा सके कि किस तरीके से कलेक्टर ने जिला शिक्षा माफियाओं को संरक्षण देकर फीस में वृद्धि करवाई है माननीय न्यायालय के आदेश के बावजूद भी। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए आप सभी को क्या बोलते हैं, अपने बच्चों को ऑनलाइन एग्जाम देना है। आप अपने अपने जिले के कलेक्टर से को लेटर दीजिए, अपने अपने स्कूलों को लेटर दीजिए कि आप अपने बच्चों को ऑफलाइन क्या बोलते हैं एग्जाम नहीं दिलवाएंगे, क्योंकि अगर ऑनलाइन एग्जाम हुआ तो ठीक है, कोरोना को तो एक तरफ रख दीजिए, जिस तरीके से घटिया स्तर की शिक्षा बच्चों को दी गई है उस स्तर की शिक्षा के बाद अगर ऑफलाइन एग्जाम होगा तो निश्चित तौर पे बच्चे डिप्रेशन में जाएंगे और सैकड़ों की तादाद में हो सकता है पूरे प्रदेश में बच्चे सुसाइड भी करें। तो इसको रोकने के लिए सरकार को चाहिए कि ये जो तुगलकी फरमान जारी किया गया है इस पर रोक लगाए, और जिस तरीके से ऑनलाइन पढ़ाई हुई है उसी तरीके से ऑनलाइन परीक्षा भी करवाई जाए, और अगले साल से अगर कोरोना खत्म होता है तो फिर बच्चों की शिक्षा ऑफलाइन करवा के उनको पूरी तरीके से ऑफलाइन शिक्षा दी जाए और ऑफलाइन एग्जाम लिया जाए। समस्त पालक एकजुट हो जाएं, शिक्षा माफियाओं से बिल्कुल भी न डरें। इन शिक्षा माफियाओं से की ईंट से ईंट बजाई जाएगी, इनके खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।